अब माउथ के बाद हमारा जो फूड होता है वो ट्रांसफ़र होता है फेरिंग्स की तरफ। फेरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसे वर्सेटाइल ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हवा रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है और फूड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर बढ़ता है। ये हमारी माउथ के बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होता है, जो माउथ से खाना ईसोफेगस तक लेके जाता है। बस फेरिंग्स का इतना सा काम है। फेरिंग्स जो है वो फूड पाइप को कवर करके रखता है एपिग्लॉटिस से, और जब हमें खाने को इनटेक करना होता है तो एपिग्लॉटिस वाला जो रीजन होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा जगह से हटता है और खाना फूड पाइप में जा सकता है। अब ईसोफेगस के बारे में बात करूं तो ईसोफेगस जो होता है वो एक मस्कुलर ट्यूब है, पाइप है बेसिकली, जो खाने को लेके जाएगा हमारे स्टमक में। अब स्टमक तक खाना लेके जाने के लिए ईसोफेगस को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना पड़ता है, जिसे कहा जाता है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस की मदद से जो ईसोफेगस होता है वो खाने को स्टमक तक लेके जाता है। स्टमक में जैसे ही खाना आता है तो स्टमक जो होता है वो गैस्ट्रिक जूसेस को स्क्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूसेस जो खाने के डिफरेंट पार्ट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो खाने को स्टोर भी करके रखता है और उसे चर्न भी करता है। स्टमक हमारे एब्डोमेन के अपर लेफ्ट वाले रीजन की तरफ प्रेजेंट होता है। ये खाने को ब्रेक डाउन भी करेगा और खाने का कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट करेगा, लेकिन साथ ही साथ प्रोटीन की भी डाइजेशन करेगा। स्टमक के मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे टॉप वाले ऑर्गन को कहा जाता है फंडस, जो मेन ऑर्गन जहां पर डाइजेशन होगी उसे कहा जाता है बॉडी, और जो बिल्कुल एंड वाला रीजन है उसे कहा जाता है एंट्रम। कार्डिया वो वाला रीजन है स्टूडेंट्स जहां से ईसोफेगस खाना देता है स्टमक को, और लास्ट में पाइलोरस वो वाला रीजन है जहां से स्टमक जो है खाना वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेके जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इनर लाइनिंग अंदर की तरफ से यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकोसा की अंदर वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं, और ये गैस्ट्रिक जूस को स्क्रीट करते हैं, मतलब डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट केमिकल्स को। हमारे स्टमक में 3 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है म्यूकस सेल, एक है चीफ सेल्स और एक है पैराइटल सेल्स। म्यूकस सेल जो होते हैं वो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। चीफ सेल जो होते हैं वो पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करते हैं, और पैराइटल सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों को ही सिक्रीट करते हैं। जो म्यूकस सेल्स म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, ये म्यूकस जो होता है ये नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और साथ ही हमारे स्टमक की लाइनिंग को बचा के रखता है HCl एसिड से, या जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारा स्टमक रिलीज कर रहा है उससे, ताकि हमारी गैस्ट्रिक सेल्स या गैस्ट्रिक वॉल जो है वो खराब ना हो। पेप्सिनोजेन के बारे में बात करूं तो पेप्सिनोजेन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करेगा, लेकिन पेप्सिनोजेन डायरेक्टली प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। पेप्सिनोजेन को पहले खुद सिंपलर फॉर्म यानी कि पेप्सिन बनना होगा और फिर जाके वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा। अगर मैं ऐसे कहूं कि पेप्सिनोजेन जो है ना वो डॉर्मेंट फॉर्म है पेप्सिन की, पेप्सिन को जगाना है तो वहां पर आएगा HCl। HCl जो होगा जब वो पेप्सिनोजेन के ऊपर एक्ट करेगा तो पेप्सिनोजेन जो है वो क्या बन जाएगा, पेप्सिन, और वो प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करेगा।
पैराइटल सेल्स में आपके पास पैराइटल सेल जो होते हैं वो HCl कोर इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं। HCl एक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा और दूसरा ये बैक्टीरियाज को किल करने में भी मदद करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो B12 यानी कि B12 प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में मदद कराता है, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर बनता ही स्टमक में है, काम ये सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही करेगा, एब्जॉर्प्शन इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगी। स्टमक में HCl की प्रेजेंस की वजह से स्टमक का pH जो होता है वो एसिडिक होता है, मतलब इसकी जो रेंज होती है वो 1.5 से लेके 3.5 तक होती है। अब हमारे एडल्ट्स के स्टमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, लेकिन जो एक छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, उनके स्टमक में रेनिन या जिसे कहा जाता है काइमोसिन ये प्रेजेंट होता है ताकि गैस्ट्रिक जूसेस को मतलब ये गैस्ट्रिक जूस स्टमक में प्रेजेंट होता है ताकि मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जा सके। जो खाना माउथ से स्टमक में आया था उसे बोलस कहा जा रहा था, लेकिन अब स्टमक में आके ये खाना काइम बन जाएगा क्योंकि ये और भी ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में आ चुका है। खाने के तो दो ही कंपोनेंट स्टमक में डाइजेस्ट हो रहे हैं, एक कार्बोहाइड्रेट जो थोड़ा बहुत माउथ में भी डाइजेस्ट हुआ था और दूसरा प्रोटीन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन आता है वो मेजर ऑर्गन जहां पर मेजर खाना डाइजेस्ट होने वाला है, जहां पर खाना डाइजेस्ट भी होगा और साथ में न्यूट्रिएंट जो हैं वो एब्जॉर्ब भी होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ 7 मीटर की होती है। कहने को ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, अदरवाइज इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन डायामीटर कम होने के कारण इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स हैं, एक है डिओडेनम, एक है जेजुनम, एक है इलियम, यानी DJI। आप ऐसे याद रखना, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। डिओडेनम शुरुआत वाला रीजन जो स्टमक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और ज़्यादा कॉइल्ड नहीं होता। जेजुनम सबसे ज़्यादा कॉइल्ड रीजन है और इलियम वो इसका एंडिंग सेगमेंट है जहां पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होगी। डिओडेनम जो होता है, खाने की मैक्सिमम डाइजेशन डिओडेनम में ही होती है क्योंकि डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा रीजन जो लिवर से बाइल जूस को एक्सेप्ट करता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूसेस को एक्सेप्ट करता है और गाल ब्लैडर ने भी जो स्टोर करके रखा हुआ है बाइल को, वो सारी चीज़ों को मिक्स करता है और उन सब की फंक्शनिंग होती है डिओडेनम के अंदर। मतलब बाइल को जो करना है फूड के साथ, पैंक्रियाटिक जूसेस को खाने का जो जो कंपोनेंट डाइजेस्ट करना है वो सब होगा डिओडेनम के अंदर, इसीलिए इसे कहा जा रहा है मेजर साइट ऑफ डाइजेशन। बाइल फ्रॉम लिवर, पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास और इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइन का खुद भी तो कुछ जूस होगा ना, वो सारा का सारा मिक्स हो जाता है और खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स हैं इस सब को डाइजेस्ट कराने में मदद करता है। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चाहे वो डिओडेनम है, जेजुनम है या इलियम है, इनके अंदर स्मॉल विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ये विलाई और माइक्रोविलाई बेसिकली स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही कहूँगी मैं इनको, सीलिया से प्रेजेंट होते हैं जो खाना जो डाइजेस्ट हो चुका है उसे एब्जॉर्ब कराने में मदद कराते हैं ताकि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होके ब्लड में मिक्स हो सके, और जैसे ही खाना ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो वो बॉडी के हर एक सेल में एसिमिलेट हो जाएगा। जेजुनम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये लॉन्ग कॉइल्ड रीजन है, सबसे ज़्यादा कॉइलिंग जेजुनम में है।
इलियम वाला रीजन जो होता है वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और साथ में जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो बॉडी के लिए नीडेड है उसे भी एब्जॉर्ब करेगा। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटेरोकाइनेस नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हमारे ड्यूोडेनम के सेल्स स्क्रीट करते हैं और ये एंटेरोकाइनेस एंजाइम पेनक्रियास से आए हुए एंजाइम्स को एक्टिवेट कराने में मदद कराते हैं। पेनक्रियास से आए हुए एंजाइम स्टूडेंट्स डोरमेंट कंडीशन में होते हैं और वो एक्टिवेट सिर्फ ड्यूोडेनम के अंदर आके ही होंगे क्योंकि ड्यूोडेनम में प्रेजेंट है एंटेरोकाइनेस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो विटामिन के सिंथेसिस में मदद करते हैं और बाकी भी जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस वगैरह चलती रहती हैं उसमें वो मदद कराते हैं, खास करके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड के साथ आए थे उसे सिंपल शुगर में चेंज कर दिया जाता है। सिंपल शुगर यानी कि या तो उसका एमाइलेज बना दिया जाता है या तो माल्टेज बना दिया जाता है। प्रोटीन्स जो आए थे खाने के साथ उन्हें अमीनो एसिड में चेंज कर दिया जाता है और अमीनो एसिड में चेंज करने के लिए जिन एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है उसका नाम ट्रिप्सिन है या काइमोट्रिप्सिन। फैट्स को भी डाइजेस्ट कर दिया जाता है फैटी एसिड्स में और इन्हें बना दिया जाता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में और ये फैट्स को फैटी एसिड में ले जाने का काम किसका है? एंजाइम लाइपेज का। ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हुआ। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करूं तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का फाइनल पार्ट है। फाइनल प्रोसेसिंग जो भी है ना वो सारी की सारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगी। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये 1 मीटर लंबी होती है। इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा कम है लेकिन डायमीटर ज़्यादा होने के कारण इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। इसका मेजर काम जो होता है ना वो ये कि इससे पहले खाना हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो उस खाने के अंदर कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट या कोई इंपॉर्टेंट मिनरल तो नहीं चला गया। अगर चला गया तो उसे वापस ये जो है एब्जॉर्ब कर देगा और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेगा। ये वाटर की एब्जॉर्प्शन में, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन में मदद करता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी बॉडी में फीकल मैटर यानी कि जो वेस्ट वगैरह है वो भी यहाँ पर बनता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर या तो पानी एब्जॉर्ब होता है या तो मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं लेकिन इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई विलाई प्रेजेंट नहीं होती, डायरेक्टली सरफेस से ही एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे ना, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, DJI, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। दैट इज सीकम, सबसे पहले आ गया सीकम वाला रीजन, उसके बाद कॉलन जो ये कर्व से ये जितना लंबा वाला रीजन है ये सारा कॉलम है और जो एंड वाला रीजन आ जाता है हमारे पास इसे कहा जाता है रेक्टम। ये आ गया रेक्टम वाला रीजन। रेक्टम के अंदर मैक्सिमम फीसेस स्टोर्ड रहते हैं कि इससे पहले एनस से वो रिमूव हो। कॉलन जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है और सीकम के साथ अटैच होता है अपेंडिक्स जिसे कहा जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो हमारी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब रेक्टम में क्योंकि फीसेस स्टोर रहते हैं तो जो भी फीसेस वगैरह है वो सारा का सारा एक्सपेल आउट होगा। पहले स्टोर वो रेक्टम में रहेगा लेकिन एक्सपेल होगा वो कहाँ से स्टूडेंट्स? एनस से। तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन्स भी आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।